सुबह जब मैं हरियाणा से दिल्ली आ रहा था तो मेरी आदत है कि मैं दफ्तर खबरें सुनते हुए आता हूँ। तो एक खबर सुनी कि गर्मी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है और इसका कारण भी सीएम बता रही थी एफएम पे। सीएम बोली कि पानी दिल्ली आते आते आधा सा पानी तो रास्ते में उड़ जाता है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, बीच में कुछ पानी वेपराइज हो जाता है, गर्मी इतनी है ना। मैंने गाड़ी रोक दी। मेरे दिमाग पर इस खबर का बहुत बुरा असर पड़ा। मैं गाड़ी से बाहर निकला, मुंह धोने के लिए बोतल निकाली है मैंने, और पानी जैसे ही बाहर निकला है उड़ गया। मैं परेशान। मैंने देखा कि रोड साइड से पानी की कुछ पाइपें थीं जिनसे पानी दिल्ली में एंटर करता है हरियाणा से। तो उन पाइपों से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। मैं थोड़ा नज़दीक गया तो पता चला कि पाइप के अंदर कुछ पानी आपस में मिल करके बैठ करके बातें कर रहे थे। हाँ भाई, कई पानी भी एक दूसरे से बात करते हैं और तो और इनके गिरोह भी हैं और ये सब मिलकर के सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनकी आपस में कुछ तो खुफिया सी बातें चल रही थी। मैं कान लगाकर सुन रहा था। कुछ तो कुर्बानी देने की जैसी बातें चल रही थी, बड़ी क्रांतिकारी जैसी बात चल रही थी। मैंने देखा कि कुछ पानी पाइप में जाते हुए दिल्ली में एंटर कर रहे थे कि रुक गए। वो रुके हैं, एक दूसरे के गले लगे हैं। उन्होंने बाकायदा पाइप की छत में कील ठोक करके रस्सी बांधी है और एक लंबी छलांग लगाई है और एकदम से उड़ गए हैं, वेपराइज हो गए। जैसे ही उड़े हैं अंदर से आवाजें आने लगी हैं, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। अब उनका जो सरदार था, पानियों का सरदार, वो ताव ताव में चौड़ा होकर के पाइप से बाहर मुंडी निकालकर बोलता है, हम बीजेपी को दिल्ली में काम नहीं करने देंगे, चाहे हमें अपने बच्चों की कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हम उड़ जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो भी उड़ जाता। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने मुंह पर छिड़क लिया। मुंह धोया अच्छे से, इससे पहले वो उड़ जाता। मैंने मुंह धो लिया और तब मैं दफ्तर पहुंचा। मतलब आप समझो, दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए अब पानी जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, उड़ा जा रहा है। भाई, सीएम साहबा की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने पानी के सिंडिकेट का जो पर्दाफाश कर दिया है ना, मतलब ऐसे ही लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स में देखकर ट्रंप साहब ने बोला होगा कि कांग्रेस के समय उनकी नीतियों के चलते इंडिया अमेरिका को लूट रहा था, लेकिन मोदी के समय में अब अमेरिका भारत को लूट रहा है। बोला है भाई, बोला है, सुनो। India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs and they paid nothing. लेकिन एक बात बताऊं, अमेरिका भी क्या ही लूट लेगा। हमारे पास पैसा बहुत है, कितना लूट लेगा। इनसे मिलिए। नहीं, इनसे नहीं। इनके लेफ्ट में जो खड़े हैं श्री राजेश जी भाई साहब, ये मालिक हैं राजेश एक्सपोर्ट कंपनी के। सेबी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने 15 लाख करोड़ की हेराफेरी कर दी है। चलो छोड़ो, जाने दो। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने जीरो आएंगे, तो बात करके फायदा क्या। एक्सपोज फाइल्स में बताया हुआ है इनके बारे में, जाके देख लेना। एक्सपोज फाइल्स भी मैं ही करता हूँ शो। लेकिन यार, इस फोटो को देखो, इस वाली को देखो, इसको भी देखो और तमाम फोटो को देख लो। एक चीज कॉमन है सब में, एक ढोंगी और घोटालेबाज आपको हर फोटो में दिख रहा होगा। किसी का नाम नहीं लिया मैंने। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इंटरनेशनल बकैती। बकैती का लेवल इंटरनेशनल है, खबर नहीं है। बारंबार पेपर लीक से परेशान लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है। आज सरकार ने सीबीएसई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई। ट्वीट भी देखिए, बिग एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट, मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी जी, मेजर एक्शन बाय मोदी जी। पता है बिग एक्शन क्या था? सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। दैट्स इट। ट्रांसफर करके बना दिया है एडिशनल सेक्रेटरी इन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। सोचिए अब किसानों का क्या हाल करेंगे ये। लवणे न भोजन। इतना बड़ा एक्शन लिया गया, क्रेडिट तो बनता है मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये वाले मोदी जी नहीं, एक ही मोदी हैं क्या देश में? मैं हूं अंजना हाँ, ये वाले। इनकी ये क्लिप सुनिए। कि आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। देख रहे हो विनोद, छात्रों की आवाज बना आज तक। जो पत्रकार छात्रों को पाकिस्तानी बता रहे थे, उनकी आवाज उठाने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मेरा इनसे बस इतना ही कहना है, तुम्हें शर्म है कुछ? देश में कोई भी काबिल नहीं बचा है, आपको पता है? कोई भी काबिल नहीं बचा है। मेरा मतलब एजुकेशन के फील्ड में है, कोई भी काबिल नहीं रहा है। सब के सब बेकार हैं, कोई पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहा, सब रील देख रहे हैं। आई मीन स्टूडेंट काबिल नहीं है।
समझो कैसे। APS 2023 का एग्जाम हुआ, 331 पद के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा। एग्जाम 3 फेजेज में हुआ, रिटन टेस्ट, शॉर्ट हैंड टाइपिंग और तीसरा कंप्यूटर प्रैक्टिकल। पहले फेज में पास हुए लगभग 6000 लोग, दूसरे में टाइपिंग हुई और रिजल्ट आने में लग गए 2 साल। रिजल्ट आया तो कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। कारण 1 मिनट में 80 वर्ड बिना गलती किए लिखने थे, वो कोई भी टाइप नहीं कर पाया। इनको एग्जाम में चाहिए टाइपिंग की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, लेकिन आप सरकारी दफ्तर जाएंगे तो सरकारी बाबू कैसे टाइप करते हैं? MOLITCS। What the hell? जब सरकारी दफ्तर में बैठ के एक हाथ एक उंगली से ही टाइपिंग करनी है तो ले लेते इन बच्चों को, दे देते नौकरी। लेकिन सरकार का विजन अलग है। पेपर दोबारा होगा, लाखों फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। अब कुछ इंटरनेशनल पत्रकार सवाल करेंगे, कोई कैंडिडेट 80 वर्ड पर मिनट लिख नहीं पाया तो इसमें सरकार की क्या गलती? ये किसकी नाकामी है, कैंडिडेट या सिस्टम की? ऑब्वियस सी बात है, कैंडिडेट की नाकामी है, वरना सरकार ने तो हर सुविधा दी हुई है इनको। स्कूल कॉलेजेस में भर भर के टीचर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। टाइपिंग करने जाओ तो घूसा मारते रहो, कीबोर्ड में दबता नहीं है बटन। कभी आप अगर टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे या गए होंगे तो आपको पता होगा, वहां जो कीबोर्ड मिलता है उसमें मिट्टी भरी होती है, एक उंगली से बटन नहीं दबता है, घूसा मारना पड़ता है तब जाकर बटन दबता है। ऐसे तो कीबोर्ड है और उसमें भी इनको टाइपिंग की स्पीड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। अब ये खबर देखिए, एक कंपनी IMPCL 12 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही थी, सालाना टर्नओवर 164 करोड़ रुपए था। इस कंपनी को 121 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। कोई कितना गवार हो सकता है? गवार होने की कोई लिमिट नहीं है। ये एक सरकारी कंपनी थी, आपके और हमारे पैसे की। इसका लवड़े न भोजन किया है केंद्र सरकार ने। आप रोइए बिल्कुल भी नहीं, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। इसे खरीदा किसने है? दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी है, स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स ने। उसने खरीदा है, 100% हिस्सेदारी है उसकी, पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ जो सरकार के पैसे से, हमारे पैसे से तैयार हुआ था, अब इस कंपनी का है। लेकिन सवाल यह है कि कंपनी बेची क्यों? तो साफ तौर पर फिनांस मिनिस्ट्री के बयान में एक लाइन है जो सब कुछ बता देती है। ये बिक्री 2026-27 के 80,000 करोड़ रुपए के डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट का हिस्सा है। मार्जिन यानी सरकार को पैसा चाहिए और पैसा जुटाने का एक तरीका जो सरकार को भली भांति आता है, जितनी संपत्तियां हैं उन्हें बेचते चले जाओ। इस हफ्ते बीजेपी ने ट्विटर पर पटना का एक वीडियो शेयर किया। लगा कि बीजेपी सरकार ने 1 साल से कम समय में ही पटना को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पटना बना दिया है। चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स, चमकता हुआ नीट एंड क्लीन रोड, साफ सुथरे फुटपाथ और कोई भिखारी नहीं दिख रहा था, ना सड़कों के गड्ढे दिखाई दे रहे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जांच तो बनती थी, जांच की गई तो पता चला कि वीडियो AI से बनाया गया है। बीजेपी हैंडल ने वीडियो फिर बाद में डिलीट कर दिया। कैसे लोगों को रख रखा है भाई। खैर, चलते हैं अगले सेगमेंट गोदी मीडिया मोमेंट्स पर। आपको क्या लगता है, देश के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई क्यों नहीं होती? आपके दिमाग में बात आ रही होगी, स्कूल कॉलेजेस की हालत खस्ता है, टीचर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप मुझे डेटा देंगे कि देश भर के स्कूलों में लगभग 10 लाख टीचर्स के पद खाली हैं। अकेले यूपी में 1 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 30% पद खाली हैं। देश में सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या भी लगातार घट रही है। 2022-23 में 25 करोड़ दाखिले हुए थे, जो 23-24 में 24.8 करोड़ रह गए और 24-25 में और घट करके 24.69 करोड़ रह गए। एजुकेशन बजट जिसे NEP 2020 में 6% बढ़ाने की बात की गई थी, वो अभी 2.5% पर अटका हुआ है। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। इनसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का कुछ लेना देना नहीं है। पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये मानना है अंजना जी का। क्लिप देखिए। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। आपका लॉजिक क्या कहता है? क्या कोचिंग सेंटर्स स्कूल और कॉलेजेस में जो टीचर्स के पद खाली हैं उसकी भर्ती नहीं होने दे रहे हैं? स्कूलों में पढ़ाई न होने का कारण क्या कोचिंग सेंटर हैं, या पढ़ाई न होने के कारण ही कोचिंग सेंटर बने हुए हैं? आप कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट गुड न्यूज़ की तरफ। नीति आयोग की एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 में पंजाब पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है, दिल्ली को पीछे छोड़कर। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले तक पंजाब की स्थिति काफ़ी खराब थी। 2016-17 में राज्य 22वें स्थान पर था, 18-19 में 26वें पर था, 20 में 27वें पर था। सबसे लास्ट में पंजाब में शिक्षा में सुधार हुआ 2022 में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब ने स्कूल शिक्षा के कई अहम पैमानों पर केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को भी पछाड़ दिया है। रिपोर्ट में छात्रों की पढ़ाई के स्तर को लेकर भी आंकड़े दिए गए हैं। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पंजाब में कक्षा 3 के 82% छात्रों ने भाषा संबंधी स्किल में प्रोफिशिएंसी हासिल की है, जबकि गणित में यह आंकड़ा 78% रहा। तुलना करें तो केरला में भी
यही आंकड़े क्रमशः 75 और 70% थे। वहीं कक्षा 9 के गणित में पंजाब के 52% छात्र प्रोफिशिएंट पाए गए, जबकि केरला में यह आंकड़ा 45% रहा। स्कूलों के बुनियादी ढांचे में भी पंजाब ने काफी सुधार किया है। राज्य के 99.9% सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है और 99% स्कूलों में कंप्यूटर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा 80% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा चुके हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भी पंजाब आगे आया है। राज्य के 88.9% स्कूलों में इंटरनेट उपलब्ध है। राज्य में टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है, यूपी की तरह नहीं है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत टीचर्स को फिनलैंड और सिंगापुर भेजा गया है। स्टाफ की कमी दूर करने के लिए पिछले कुछ सालों में 13,000 से ज़्यादा टीचर्स और बाकी के कर्मचारियों की भर्ती की गई है। 118 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस भी बनाए जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि पंजाब की एजुकेशन क्वालिटी यूरोप और अमेरिका के लेवल तक पहुंच गई हो, लेकिन आज के इस सांप्रदायिक माहौल में कोई शिक्षा पर काम कर रहा है तो आपको बताना बस जरूरी था। देखकर अच्छा लगता है। बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 3 IPS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। दावा है कि 23 मई को कोयम्बटूर में एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी, यौन शोषण और हत्या के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसी दौरान ये तीनों अधिकारी हंसते हुए दिखाई दिए। ये पोस्ट एक्स पर सनातनी मनीष नाम के एक यूजर ने शेयर की। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 5 दिन पहले कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं हुई, उनकी हत्या भी हुई। इस घटना को लेकर हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 3 IPS अधिकारी हंसते हुए दिखाई दिए गए थे। ये देखकर सभी को बुरा लगा, हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन विजय ने सिर्फ तमाशबीन बने रहने के बजाय तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब इस दावे की जांच की गई तो ये दावा पूरी तरह झूठा निकला। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि मुख्यमंत्री विजय ने इन अधिकारियों को सस्पेंड किया है। जिन अधिकारियों का नाम इस दावे में लिया गया है उनमें तमिलनाडु वेस्ट जोन की इंस्पेक्टर जनरल राम्या भारती, कोयम्बटूर के पुलिस अधीक्षक पवन कुमार और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल स्वामीनाथन शामिल हैं। कोयम्बटूर के ADSP M विवेकानंद का कहना है कि सस्पेंशन की खबर पूरी तरह झूठी है। इसके अलावा गूगल पर भी इस मामले से जुड़े कई कीवर्ड सर्च किए गए तो किसी भरोसेमंद मीडिया संस्थान की ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें इन अधिकारियों के सस्पेंड होने की पुष्टि की गई हो। तमिलनाडु सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं था। आमतौर पर सस्पेंशन से जुड़े आदेश नोटिफिकेशन सरकार की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाते हैं। तमिलनाडु पुलिस के आधिकारिक X अकाउंट और सिटीजन पोर्टल की जांच की गई, लेकिन वहां भी इन अधिकारियों के सस्पेंशन से जुड़ी कोई सूचना नहीं थी। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा पूरी तरह गलत है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि कोयम्बटूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए 3 IPS अधिकारियों को मुख्यमंत्री विजय ने सस्पेंड किया है। अब आइए पढ़ते हैं आपके वो मजेदार कमेंट्स जो आप करते ही करते हैं। जगत प्रकाश लिखते हैं, अदानी ने प्लास्टिक पॉलीमर फैक्ट्री लगाई गुजरात में। RBI ने करेंसी को प्लास्टिक में चेंज करने की मीटिंग की, कुछ तो गड़बड़ है। जगत जी कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। नीरज जी ने द मॉलिटिक शो में इस पर एक वीडियो किया है, वो जाकर देखिए आप। रंजन निश्व लिखते हैं, दिस कमेंट वॉज डिलीटेड बाय PM मोदी। रंजन जी ये अच्छा था। प्रिया दुबे लिखती हैं, हम इंडियन भी पाकिस्तानियों से कम कायर नहीं हैं, हम भी निकम्मी सरकार हटा नहीं पा रहे हैं, वो भी नहीं हटा पा रहे हैं, बांग्लादेश नेपाल कर गए। प्रिया जी इस पर मेरा कोई टेक नहीं है, फिलहाल मैं इस स्थिति में हूँ नहीं। मोहम्मद नासिर परवेज लिखते हैं, अंजना को डिग्री किसने दिया भाई? नासिर भाई अंजना को डिग्री जामिया ने दी है, पता कीजिए। मोहम्मद लिखते हैं, सर आपके न्यूज़ पेश करने का अंदाज ज़बरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मोहम्मद भाई। इसी बात पर सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने दोस्तों से। हफ्ते की हाइलाइट्स में आज इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके 5 मजेदार कमेंट्स को हाईलाइट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हफ्ते की हाइलाइट्स। मिलते हैं अगले हफ्ते रविवार के दिन, तब तक के लिए शबा खैर।